वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 333 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। 20 में जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 333 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। 22 दिसंबर को एग्जाम है। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। क्वेश्चन नंबर बने यहाँ पर, यह है साइंस का प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे कम तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है? लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, नारंगी प्रकाश, बैंगनी प्रकाश। सबसे कम वेवलेंथ यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य और सबसे अधिक भी, ठीक है, दोनों पूछा जा सकता है। तो सबसे जो कम है वो बैंगनी रंग है और सबसे अधिक पूछ लेता तो वो होता लाल रंग। अच्छा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। देखिए, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे कम, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है तो फ्रिक्वेंसी जो है वो सबसे कम होती है उसकी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है, यानी आवृत्ति। उस आवृत्ति में उल्टा होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भोजन की विषाक्तता का कारण होता है क्या? भोजन की विषाक्तता का कारण है साल्मोनेला बेसिलाई बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी। भोजन विषाक्तता का कारण साल्मोनेला बेसिलाई बैक्टीरिया है। स्टेफाइकोस क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जैसे जीवाणु भी भोजन को विषाक्त बना देते हैं। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता: विटामिन डी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। देखिए, थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक रोग है, यानी जेनेटिक डिसीज है। इस रोग से पीड़ित बच्चों में जन्म के कुछ महीने के बाद ही अत्यधिक एनीमिया हो जाती है, आरक्तता आ जाती है, और उसे जीवित रखने के लिए बाहरी रक्त देना अनिवार्य हो जाता है। तो थैलेसीमिया के रोगी का शरीर हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला नर्मदा घाटी से। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी पर हथनौरा नामक पुरास्थल से मिला है। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? जो है बैरन, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, भारतीय द्वीप समूह में कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। बैरन आइलैंड नामक द्वीप भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो बैरन का नाम याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद ग्लेशियर से नहीं है, हिमनदों से नहीं है? देखिए, मंदाकिनी चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, लेकिन कोसी नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोसी। कोसी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। यह नदी कौशानी के पहाड़ियों पर स्थित धार पानीधार से निकलती है, और उत्तराखंड के रामनगर में यह जो नदी है वो मैदान में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में रामगंगा में मिल जाती है कोसी। अब जो दूसरी नदियां हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी
जिले में बंदरपूछ चोटियों के दक्षिण पश्चिमी ढलानों पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। जो मंदाकिनी नदी है वो उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है। मंदाकिनी नदी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा की एक सहायक नदी है। अलकनंदा नदी का उद्गम उद्गम उत्तराखंड के चमोली जिले में संतोपत ग्लेशियर से होता है। ये जो अलकनंदा नदी है ये गंगा की स्रोत धारा है। अलकनंदा से जुड़ने वाली 5 सहायक नदियां कौन कौन सी? धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी। ये सारी मिल जाएं तो कहलाती है गंगा। अब यहाँ ये कुछ एक इम्पोर्टेंट है, इस पर प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। अलकनंदा अन्य नदियों के साथ विभिन्न संगम बनाती है, इसे प्रयाग कहा जाता है। वो कौन कौन सा प्रयाग है और वो किन नदियों का संगम है, बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। देव प्रयाग सबसे ज़्यादा पूछा गया, ठीक है। और ये सब इम्पोर्टेंट है। कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है वो अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है। जो नंद प्रयाग है वो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर का संगम है। रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है। देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम है और यह गंगा बन जाती है। तो अलकनंदा सभी में कॉमन कॉमन याद रखिएगा। और धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी, ये जो 5 नदियां हैं ये इससे संगम करती हैं और उस संगम का स्थान याद रखिएगा। इन पर प्रश्न बनते हैं, मैच वैच करने के लिए पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। प्रायद्वीप पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। पहली तो अन्नाई मुडी है, दूसरी कौन सी है? डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है, 2695 मीटर, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो चोटी और पहाड़ियाँ दोनों इंपॉर्टेंट है। निम्न हिमांचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं क्या? करेवा, दून, दुआर, दोआब। इसको बोलते हैं दून, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून याद रखिएगा, पाटली दून, कोटली दून, देहरादून। कभी कभी समाचारों में रहने वाला गेटवे, ग्लोबल गेटवे प्लान किस संस्था की पहल है? ब्रिक्स की, WHO की, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स या यूरोपियन यूनियन? ग्लोबल गेटवे प्लान यूरोपियन यूनियन की पहल है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल गेटवे नामक एक योजना की घोषणा की है, जो वर्ष 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो जुटाने से संबंधित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर कई बार प्रश्न बनाया हमने, किस राज्य का राज्य पक्षी है ये? यह है राजस्थान का, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है, स्थानीय रूप में इसे गोंडावन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसे स्थानीय रूप से गोंडावन गोंडावन भी कहा जाता है। और ये भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसकी आबादी ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात में ही पाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसकी छोटी आबादी पाई जाती है। सुप्रसिद्ध चित्र है बणी ठणी का संबंध किस शैली से है? सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठणी का संबंध है किशनगढ़ शैली से, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। बणी ठणी किशनगढ़ के मारवाड़ स्कूल के निहाल चंद्र द्वारा चित्रित एक भारतीय लघु चित्रकला है, ये नाम याद रखिएगा। यूपीएससी सिविल सेवा में भी प्रश्न ये पूछा जा चुका है। यहाँ 4 कथन है, इन पर विचार करना है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नामचा वर्मा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। ए बी सी डी सभी सही है, बी और सी सही है, ए बी सी सही है या ए और सी सही है? ये है आपके कूट।
कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये ठीक है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। सभी दूनों में सबसे बड़ा है देहरादून। नापचा बर्मा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी केवल उत्तराखंड में है, हिमाचल में नहीं है। तो सही इसने पूछा है, गलत पूछता तो बी और डी गलत, और सही पूछा है तो ए और सी सही। सी है इसका आंसर। देखिए, कश्मीर हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। करेवा संरचनाएं वास्तव में कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो ऊंचे पठारों और तलछटी जमाओं की विशेषता रखती हैं। तो पहला सही हो गया। नालागढ़ दून नहीं बल्कि देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नालागढ़ दून तुलनात्मक रूप से छोटा है, तो बी हो गया गलत। नामचा बर्मा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश हिमालय में स्थित है। नामचा बर्मा वास्तव में अरुणाचल हिमालय में तिब्बत की सीमा के पास स्थित है, तो सी सही हो गया। डी वाला गलत है, क्योंकि फूलों की घाटी उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, और यह नंदा देवी वायस्पर रिजर्व का हिस्सा है, लेकिन यह हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो डी गलत। आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पॉलिटी का प्रश्न है। वे भारतीय संविधान के भाग 18 में निहित हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मन संविधान से लिया गया है। वीमर जर्मन संविधान से। जर्मन या कनाडा? जर्मन वीमर से लिया गया है। सी है इसका आंसर। देखिए, आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में शामिल अनुच्छेद 352 से 360 में निहित हैं, तो पहला वाला हो गया सही। संविधान 3 प्रकार के आपात स्थितियों को निर्धारित करता है। कितने? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल होता है राष्ट्रपति शासन जो स्टेट में लगाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अभी तक 3 बार लग चुका है। वित्तीय आपातकाल भारत में 1 बार भी नहीं लगा। और संवैधानिक आपातकाल तो समय समय पर राज्यों में लगता ही रहता है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन वीमर जर्मन संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। ये है इसका आंसर। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर थे। क्वेश्चन नंबर 15 है। एरण अभिलेख कहाँ स्थित है? एरण 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 मध्य प्रदेश। एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट वेतवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति पूर्व मध्यकाल के समय चंदेल वंश के शासकों का क्षेत्र था, जो यमुना और नर्मदा नदी के बीच स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त सीमा में अवस्थित है, सीमा क्षेत्र में अवस्थित है। समृद्धि एक्सप्रेस का संबंध, समृद्धि एक्सप्रेस वे का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। समृद्धि एक्सप्रेस वे है महाराष्ट्र का। ये है इसका आंसर। समृद्धि एक्सप्रेस वे का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे की लंबाई है 701 किलोमीटर। थय्यम और कलियट्टम क्या है ये? पर्वत नदी खेल नृत्य। थय्यम कलियट्टम नृत्य है ये। ऑप्शन नंबर ए, डांस। थय्यम या कलियट्टम केरल में किया जाने वाला 800 वर्ष पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है, यानी रिचुअल डांस है। यह लोक नृत्य और कला को प्रदर्शित करता है, जिससे प्राचीन जनजातीय संस्कृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है? भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है काली नदी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, काली नदी का उद्गम जो है वो कालापानी नामक स्थान से होता है। यह नदी भारत और नेपाल
के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये जो काली है वो सरयू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज ये अंतिम प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अक्सर समाचारों में रहने वाला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप चीन का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसे माउंट विल्सन टेलीस्कोप से प्रतिस्थापित किया जाएगा या प्रतिस्थापित किया गया है। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है नासा का, साथ ही यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त प्रयास है, चीन का नहीं है, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल स्पेस टेलीस्कोप से प्रतिस्थापित किया गया है, ना कि माउंट विल्सन टेलीस्कोप से, तो गलत हो गया दूसरा वाला भी। सही पूछा, सही कोई है ही नहीं, इसमें डी है इसका आंसर। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष दूरबीन है। यह अवरक्त खगोल विज्ञान के लिए डिज़ाइन की गई है। यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नतीजा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जाने कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें। तो यह हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, ना कि माउंट विल्सन का। क्या लिखा था ऊपर नाम? माउंट विल्सन का। हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और यह बिग बैंग के करीब 200 मिलियन वर्ष बाद के ब्रह्मांड को देखने में सक्षम है। यह पहले के तारों के अवलोकन और पहली आकाशगंगाओं के निर्माण का अध्ययन कर सकता है। और क्या क्या कर सकता है? यह मंगल ग्रह से बाहर हमारे सौरमंडल की वस्तुओं का अध्ययन कर सकता है। यह धूल के बादलों के भीतर देख सकता है कि नए तारे और ग्रह कहाँ बन रहे हैं। यह अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन कर सकता है। यह अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल करके गैस और धूल के पीछे स्थित तारों की स्पष्ट छवि ले सकता है। ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की उच्च लाल विचलन वस्तुओं को देख सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये सब कुछ कर सकता है। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अधिकतर प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही थे, जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है एग्जाम में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।